नाउ द एक आर्टिकल जो आप डेली ही कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पे देख रहे हो, इवन आज भी फ्रंट लाइन पे इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर आ रखा है। आज के अब जैसे न्यूज़पेपर ओपन करोगे ना, तो की आउटकम तो हमने करनी है इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की, वो एक साथ ही करनी है एक ही लेक्चर में। उसके अलावा कुछ खास आर्टिकल्स आज आए नहीं है। तो कभी कभी ऐसा दिन भी आता है जब आपको ज्यादा बड़े आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, पर आज सही टाइम है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को आप ठीक से प्रिपेयर कर लो। इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एंड इसके कंसर्न क्या क्या रेज होके आ रहे हैं, जो कि आपको मैक्सिमम पता भी है, तो थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पीआईबी ने भी कवर करा है, द हिंदू में भी आ रखा है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आ रखा है। ये जैसे आज का ही फ्रंट पेज आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस का, फिर से यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी एक्टिवेट हो जाते हैं। वही वो डिबेट में नहीं मैं जा रही कि पेट्रोल या डीजल की बात हो रही है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को आगे आना चाहिए, वो आपको पता है, आप समझदार हो इतने। ये इन्होंने वही बोला दोबारा से कि E20 माइलेज को अफेक्ट कर रहा है, ऑनलाइन ज्यादा ही उसे एग्जाजरेटेड तरीके से दिखाया जा रहा है, उतना भी इंपैक्ट नहीं कर रहा। एंड सेकंड चीज इन्होंने बोली कि वेस्ट एशिया के क्राइसिस जो हुए, जिसकी वजह से सप्लाई इतनी डिसरप्ट हुई, उससे तो बढ़िया है ना कि हम E20 को अडॉप्ट कर लें। मतलब एक तरह से प्रमोट करा कि E20 को आप यूज करें डिस्पाइट इसके कि माइलेज जो है वो डिग्रेड कर रही है। ठीक है, तो इन्होंने इस मैसेज को यहाँ पे डिलीवर करा। अब बाकी पॉलिटिकल स्टोरीज आपको मुझसे ज्यादा पता है, तो उस पर मैं नहीं जा रही, मैं आपको सिर्फ आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी करवाऊंगी। नाउ इथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर बात करें, ये ब्राजील का मॉडल आज एक्सप्लेनर सेक्शन पे आ रखा है, जो एक्सप्रेस का, ये इंडियन एक्सप्रेस का गया है। तो इन्होंने बोला ब्राजील ने ब्लेंडिंग की जो जर्नी है वो एकदम से इंस्टेंट अप्लाई नहीं करी थी, उन्होंने फेस्ड मैनर में उसे अप्लाई करना शुरू करा। फॉर एग्जाम्पल 1931 में इन्होंने फर्स्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग लॉ लाया, जिसमें बोला कि 5% हम इथेनॉल की कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग करेंगे अलॉन्ग विद द फ्यूल। फिर 1931 के बाद 75 का टाइम पीरियड वो है जब 1973 में ऑयल क्राइसिस ऑलरेडी आ चुके हैं। जितने भी आपके ओपेक कंट्रीज थे, उन्होंने क्या किया था, एम्बार्गो लगा दिया था ऑयल के ऊपर, बैन कर दिया था कि हम सप्लाई नहीं करेंगे। लड़ रहे थे कुछ लोग, तो बोला कि इनकी इकोनॉमी ठप करनी पड़ेगी, इनके जो मशीनरी है उसको रोकना पड़ेगा, तो उस वजह से ये क्राइसिस आ गई। अब बोला 1973 ऑयल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने नेशनल एल्कोहल प्रोग्राम चलाया वहां पर, और ताकि ये जो डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल की है हमारी डिफरेंट नेशंस के ऊपर, उसे रिड्यूस करा जा सके। 1979 में फिर से क्या किया गया कि जो गाड़ियां वगैरह थी उनको भी बोल दिए कि आपके जो व्हीकल है वो फ्लेक्स फ्यूल रहेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स को वो अडॉप्ट कर सके। 2003 में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मार्केट में पूरी तरह से हिट हो जाता है। पहले कुछ ही ब्रांड्स थी, जब अप टू 1979 का टाइम पीरियड देखते हो तब कुछ ही ब्रांड्स थी जिनमें ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का कॉन्सेप्ट लेके आए। बाद में ये मार्केट में हिट कर जाती है, यानी कि अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल 2003 में एंटर कर चुके थे ब्राजील की मार्केट में। इसके बाद 2017 में ब्राजील ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को पास करा, और उसके बाद 2024 में इन्होंने लॉज पास करे कि जो हमारे व्हीकल रहेंगे वो लो कार्बन एमिटर की फॉर्म में रहेंगे, यानी कि बायोफ्यूल के ऊपर फोकस किया। 2025 में ब्राजील ने मैंडेटरी एनहाइड्रस इथेनॉल की ब्लेंडिंग गैसोलीन के अंदर इंक्रीज कर दी फ्रॉम 27% टू 30%। ये मॉडल ऊपर दिखाया गया ब्राजील का, जिसमें ये जर्नी 1 साल की नहीं थी, 2 साल की, 10 साल की नहीं थी, 50 साल की जर्नी आपको लगभग दिखाई दी। फिर इंडिया का मॉडल इन्होंने एक्सप्लेन करा कि इन्होंने शुरुआत ही 1931 से कर दी थी। अब ये तो नहीं हम बोल सकते कि 1947 में ही हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी थी, ऑब्वियस सी बात है, ये वाले आइडियाज बाद में ही आने थे। तो 2003 में इंडिया ने बोला कि 5% ब्लेंडिंग करेंगे हम, और पहले हम 9 स्टेट्स और 4 यूटीज में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि याद नहीं करना है अभी आपने। इसके बाद 2006 में 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग बोल दी गई लगभग 20 स्टेट्स और 4 यूटीज के अंदर, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं आप स्टेट्स का नंबर। फिर 5% के बाद 2014 में बोला 1.5%, पिछला प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, 1.5% और इंक्रीमेंट करेंगे। देन उसके बाद 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 2019-20 के टाइम पीरियड में कंट्री वाइड पुश होता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है हमारी, और फॉरेक्स से कितना ज्यादा पैसा बाहर चला जाता है। 2022 में 10% ब्लेंडिंग अचीव कर ली गई, 2023 में 12.1% ब्लेंडिंग, 2025 में 19.2%, एंड 2026 में अगर देखें तो E20 पे हम आ चुके हैं, यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। पर टाइम पीरियड अगर देखोगे कंपेयर टू ब्राजील, वो आधा है लगभग, मतलब इनका जो टाइम इंप्लीमेंटेशन है इन्होंने स्लो करा, फेस्ड मैनर में करा। इन्होंने कंज्यूमर्स के पास कहीं ना कहीं ऑप्शन छोड़ के रखी कि आप अपने हिसाब से दूसरे जो व्हीकल आज के टाइम पे अपग्रेड हो रहे हैं उस तरफ को स्विच कर सकते हो। पहले थोड़ी सी ब्रांड्स ने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को अडॉप्ट करा, उसके बाद मार्केट में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की ही एंट्री हो जाती है।
देन एक और आर्टिकल आया था जो टर्म मैं भी बार बार यूज कर रही थी, एक बोलते हैं वॉलंटरली कंपल्शन, कि आपके पास इधर लिखा हुआ है साइलेंट कंपल्शन। साइलेंट कंपल्शन का मतलब है जब आपने रिप्लेसमेंट ही सारा E20 फ्यूल के साथ करना शुरू कर दिया, मतलब जो ब्लेंडेड वाला फॉर्म का फ्यूल है वही आपने मार्केट में रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो साइलेंट कंपल्शन ही है। आपने ये नहीं बोला हम पेट्रोल को बैन कर रहे हैं, बोला थोड़ी डायरेक्टली, पर क्या किया, आपके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा, तो साइलेंट कंपल्शन भी हमें यहाँ पे दिखाई दी। इसके बाद इंडिया का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, यानी इथेनॉल इथाइल अल्कोहल इसी को बोलते हैं, रिन्यूएबल बायोफ्यूल है जो प्रोड्यूस होता है थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ शुगर या पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के टाइम पे। मेजर फीड स्टॉक क्या क्या है, तो शुगर केन, मोलासेस, वो जो गन्ने के रस के बाद वेस्ट मटेरियल बच जाता है, मेज आ गया, सरप्लस राइस आ गई, डैमेज फूड ग्रेन्स आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट, इथेनॉल आपने बनाया कैसे, तो उसके हिसाब से इसकी जनरेशन भी आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आप एडिबल वाली कैटेगरी को देखोगे, यानी कि जो फीड स्टॉक है वो सारा कैसा रहेगा, एडिबल। एडिबल में आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी शुगर केन, कॉर्न, व्हीट। अब इन सबसे जब इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी तो उसको किसमें आप इंक्लूड करोगे, फर्स्ट जनरेशन। मतलब फर्स्ट जनरेशन में वो सारी आइटम्स आई जो कहीं ना कहीं एडिबल हैं, और इन एडिबल आइटम्स की वजह से अगर इनकी शॉर्टेज पड़ती है तो कल को क्राइसिस भी हो सकते हैं। पहली कंडीशन ये इंडिकेट करी। अब जैसे शुगर केन है, शुगर केन से बनी शुगर, एक बार डेटा चेक कर लेना, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे हम लगभग जो शुगर का प्रोडक्शन है, अगर 2 साल पहले का डेटा याद आ रहा है, 35 मेट्रिक टन है, जो कि अब डेफिनेटली इंक्रीज हो गया होगा, तो आप इसको एक बार चेक करेंगे। उसके बाद 35 मेट्रिक टन तो पूरा आ गया ओवरऑल प्रोडक्शन, पर जो हमारी कंजप्शन है वो लगभग मान लो 25 मेट्रिक टन के आसपास है, मतलब अपने पास 10 मेट्रिक टन का सरप्लस रहता है, तो शुगर हम ठीक ठाक प्रोड्यूस करते हैं। बीच में आपने देखा होगा शुगर केन को बैन करा था। अब शुगर केन को बैन क्यों करा गया था, क्योंकि ये जो शुगर केन का सारा प्रोडक्ट था ये कहाँ पे यूज होना था, इथेनॉल ब्लेंडिंग के पर्पज से, फ्यूल के लिए। इसके अलावा वाटर बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है जब आप शुगर केन की प्रोडक्शन करते हो, और हम इनडायरेक्टली वर्चुअल वाटर ट्रेड भी करते हैं। पर यहां से हमें क्या दिखा कि शुगर केन जो है एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटी है इंडिया के अंदर, अगर अपनी मार्केट की बात करें कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट जनरेशन बोलता है एडिबल है नेचर में, पर अगर इनकी कहीं ना कहीं शॉर्टेज क्रिएट होती है तो कॉन्फ्लिक्ट भी कल को रेज हो सकते हैं। तो इथेनॉल तो बना, इथेनॉल तो बन गया। अब यहाँ पे एडवांटेज मैं बोलूं, जैसे बार बार नितिन गडकरी भी बोलते हैं कि फार्मर्स को सब्सिडी मिलेगी, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, कई बार एक्सप्लॉइटेशन भी हो जाती है उसी प्रोसेस के दौरान। एक्सप्लॉइटेशन इन द सेंस कि पहले प्रॉमिस करा गया था कि अगर आप इतनी शुगर केन की स्टिक्स लेके आओगे तो हम आपको देंगे इसके ऊपर 50 रुपीज। चलो शुरुआत में ज्यादा मिलेगा, बाद में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कंपनीज जो होती हैं थोड़ी प्रॉफिट सेंट्रिक होती हैं, नंबर रिड्यूस कर देती हैं बाद में कि अब 50 रुपए की जगह पे 30 रुपए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास बल्क में आ रहा है, तो अगर बल्क में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइसिंग ड्रॉप कर जाएगी। यहाँ पे नहीं, सुनो, इम्पैक्ट किस, ये तो ठीक बोल रहे हो आप कि इसका ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मैंने यहाँ पे जनरेशन की बात करी। जनरेशन इंडिकेट कर रही है कि कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से आ सकता है। यहाँ पे डिफरेंट है डिमांड। अभी हम जनरेशन को जब स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस किस हिसाब से है, अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ी, कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो केस है इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कल को इसकी कमी पड़ती है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। गवर्नमेंट वर्सेस पॉपुलेशन भी हो सकता है, या पॉपुलेशन वर्सेस पॉपुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि खाना भी तो है। और अगर सारे इथेनॉल में यूज करना शुरू कर दिया, जो कि होगा नहीं, पर कई बार रेशियो इंक्रीज कर जाते हैं कि इसको भी इथेनॉल में यूज कर लेते हैं, इथेनॉल में यूज कर लेते हैं, तो उससे शॉर्टेज पड़ सकती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे है कि कौन सी जनरेशन में इंक्लूड होगा। अब जैसे सेकेंड जनरेशन आएगा, यहाँ पे नॉन एडिबल बोल दिया, बायोमास, जैसे एग्रीकल्चर का जो रेजिड्यू बच जाता है, स्टॉक वगैरह, पैडी, स्टबल, बैम्बू एटसेट्रा। अब बैम्बू का भी अचार बनता है, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रह जाता है, एक बार भूल गई थी मैं बोलना कि अचार बनता है इसका। पर अचार के पीछे आप देखोगे कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कभी ऐसे रेवोल्यूशन भी नहीं सुनोगे आपकी क्रांति आई, अचार की शॉर्टेज पड़ी थी एक टाइम पे। अचार लगभग हर चीज का बन जाता है, गाजर का, मूली का, एवरीथिंग, है ना। तो बैम्बू को यहाँ पे नॉन एडिबल आइटम के अंदर इंक्लूड करा, किसकी वजह से, अगर शॉर्टेज पड़ती है तो कभी क्राइसिस नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्राइसिस नहीं है, खाने का हो सकता है, बैम्बू का अचार खा लिया, यहाँ पे नॉन एडिबल में से कंसीडर करा गया। तो इससे भी बनेगा क्या एट द एंड, इथेनॉल। थर्ड जनरेशन बोल रहा है एल्गी वेस्ट, इसमें साइनोबैक्टीरिया, शैवाल वगैरह देखते हो आप पानी के ऊपर बन जाते हैं, तो उनका यूज करके R&D बूस्ट करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर उससे क्या बनेगा, इथेनॉल। देन अभी थोड़ा बहुत स्टेजेस पे है, ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। खाने को तो ये कोस्टल एरिया में आ गया, देखो वो शॉर्ट, अगर नहीं भी खाओगे इसको चल जाएगा ना काम। हड्डी सारे, कौन कौन खा रहा है यहाँ पे एल्गी, भाई बताना मुझे, ये कोस्टल फूड कौन कौन खा रहा है यहाँ पे। हम नॉट पार्ट ऑफ इंडिया में है, यहाँ पे एल्गी की बात हो रही है आरुष। पर वाइटामिन, हाँ मुझे, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि सप्लीमेंट कौन कौन खा रहा है विटामिन D3 के इस टाइम पे।
चलो ठीक है, नॉन वेज कितने खाते हैं? बहुत कम हाथ खड़े हुए, कहीं तो वैसे डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ नहीं होता, जो खाते हो ठीक है। बाकी क्यों नहीं खा रहे विटामिन D3 के सप्लीमेंट? यहाँ पे एडिबल है, एडिबल है। कोस्टल एरिया में स्पाइरुलिना बहुत पॉपुलर है, देखा वो चॉपस्टिक के साथ खा रहे होते हैं कुछ ग्रीन कलर का, वो भी कहीं ना कहीं कोस्टल फूड की हैबिटेट है। पर क्राइसिस नहीं आ रहे भाई, वो डिफरेंस समझा करो। यहाँ पे एल्गी से जब बनाया जाएगा इथेनॉल, तो उसको हम थर्ड जनरेशन में ऐड करते हैं, और ये भी बिल्कुल नाइव स्टेजेस में है, क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करना है। फोर्थ जनरेशन अगर देखेंगे तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आएंगे। ये तो अभी सबसे नीचे का स्टेज चल रहा है, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा, R&D, क्योंकि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके अब इथेनॉल बनाना चाहते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उस दौरान इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है, तो उसी चीज को हार्नेस करना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इथेनॉल बनाना है। जैसे जैसे नीचे को आओगे पैसा ज्यादा लगता जाएगा, क्योंकि R&D और ज्यादा इंक्रीज होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंक्रीज होगा, तो पैसा भी तो देना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनीज बोलेंगे कि हम रिसर्च कर लेते हैं, पर हमें चाहिए होगी सबवेंशन। सबवेंशन का मतलब है पहले सरकार कुछ हमें अश्योरिटी सी दे देती कि आपको हम पैसा देने जा रहे हैं, आप इसका यूटिलाइज करो, बाद में हम प्रॉफिट के थ्रू उसको पूरा कंपनसेट कर देंगे। तो यहाँ पे सबवेंशन स्कीम्स भी आती हैं। फिर जनरेशन क्लियर। अब देखो, जब भी आप चीजों को पढ़ते हो ना, यहाँ पे जनरेशन ये किस पर्सपेक्टिव से बनाई गई है वो भी आपको देखना पड़ता है। एडिबल डेफिनेटली ये भी हो सकता है, एडिबल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। फिर अगर मैं बिल्कुल ऐसे बोलूं तो एडिबल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। यहाँ पे इकोनॉमी, यहाँ पे क्राइसिस, और कौन सा सोर्स आप यूज कर रहे हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल। और इन्हीं जनरेशन के लिए 1G 2G 3G एंड 4G भी लिखा जाता है। नोटा जब ऐड करा गया था नन ऑफ द अबव ऑप्शन, यहाँ पे भी पिटीशन डलती थी कि कई बार हमें कैंडिडेट नहीं लगता कि ये क्वालिफाइड है, तो उसने तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की वैल्यू को इंश्योर कर दिया, कि आपको एक चॉइस दे दी कि आप अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये नहीं है कि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर नोटा ऐड करा गया, उल्टी है कंडीशन। नोटा जब ऐड हुआ तो उससे इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इंश्योर हो गया। चलो ठीक है, ओके, ये जनरेशन क्लियर। अभी क्लियर, अभी मैंने इसको बहुत देर लगाई पढ़ाने में, एंड ट्रस्ट मी, आंसर जब लिखोगे ना, सिर्फ 2 बच्चों ने ठीक लिखा होगा, ये फिर से गलत ही लिखा होगा, तो ठीक से सुनना है इसको, ऐसे नहीं लेना है, खुद पे नहीं लेनी है सारी चीजें, तो इसको टॉपिक के हिसाब से ही देखो। नेक्स्ट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग, मतलब आप क्रूड ऑयल के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो वेस्ट एशियन कंट्रीज और डिफरेंट नेशंस के ऊपर, आप चाहते हो वो डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो 88% है, तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव लेके आने पड़ेंगे। एंड ऑल्टरनेटिव कैसे होने चाहिए? जो मेड इन इंडिया हो। तो इसी वजह से हमने क्या बोला कि बायोफ्यूल की तरफ चलते हैं। एंड बायोफ्यूल में भी कौन सी कैटेगरी? तो इथेनॉल ब्लेंडिंग। वैसे बायोफ्यूल की जब बात होती है, अभी डीजल में भी बोला था आइसोब्यूटेनॉल ऐड करेंगे, अब मिथेनॉल भी बोलते हैं कई बार, पर वो अभी R&D वाले फेज के अंदर है, ठीक है। मिथेनॉल एंड आइसोब्यूटेनॉल, ये डीजल वाली कैटेगरी। इथेनॉल फॉर पेट्रोल। पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का डिफरेंस रहता है। केमिस्ट्री बोलती है लाइक डिसॉल्व लाइक, समझ गई है? लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी, जैसे रुआवजा होता है वाटर के अंदर मिक्स कर जाएगा डीजल का। हाँ, मैंने जैसे बोला ना कि मैंने बोला पाइनियर स्टेज पे है। पाइनियर का मतलब है भी लार्ज स्केल के ऊपर उसको इंप्लीमेंट नहीं करा होता। पॉसिबल तो है डेफिनेटली, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब पहले आपने छोटे से लेवल पे बना दिया कि देख लेते हैं कि कैसी इंप्लीमेंटेशन इसकी रहेगी, फिर आप लार्ज स्केल के ऊपर जाते हो, तो वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट इज E10 आया पहले, मतलब 10% इथेनॉल है, 90% पेट्रोल है। E20 आया, 20% इथेनॉल है एंड 80% पेट्रोल है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलता है 2018 से नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंडर, और मिनिस्ट्री कौन है? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और हेडलाइन पे कौन है? ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जो कि अब आपको बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, डिपेंडेंसी इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर से हमें रिड्यूस करनी है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा होता है जब आप दूसरा क्रूड ऑयल को यूज करते हो, और ये बोला गया है, जैसे आप इथेनॉल को जब देखेंगे ना, इथेनॉल का फॉर्मूला आगे C2H5OH, तो नेचुरली इसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन। तो बोला कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है क्रूड ऑयल के केस में, पर इथेनॉल के अंदर ऑलरेडी क्या अवेलेबल है? ऑक्सीजन। तो जब बर्निंग होती है वो और इजीली बर्न आउट कर जाता है। तो C2H5OH की वजह से 30 to 35% एफिशिएंसी ज्यादा रहती है इफ कंपेयर टू क्रूड ऑयल। एंड फार्मर की इनकम को भी इंक्रीज करना है थ्रू इथेनॉल प्रोडक्शन। एंड अचीवमेंट क्या क्या हुई है? तो अभी के लिए हमने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अटेन कर लिया है। वैसे ये टारगेट 2030 का था, पर हमने इसको 5 साल पहले ही अचीव कर लिया हुआ है, तो ये अचीवमेंट में बताया है। बाकी रिसर्च ऑक्टेन नंबर कितना है इसका? तो 95। अब जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही बढ़िया इंजन रहेगा। अब इसको थोड़ा सा समझो, जैसे आप साइकिल चलाते हो जब, तो साइकिल जब नई नई खरीदी होती है, बढ़िया ग्रीसिंग लगी होती है, तो ग्रीस की वजह से वो स्मूथली आप पैडल कर पाते हो। पर एक टाइम आया, मान लो कोई आप जा रहे थे, अचानक से एक लकड़ी अड़ जाती है उस चेन के साथ। जब लकड़ी अड़ेगी तो क्या होगा? एकदम से ब्रेक लग जाएगी, लड़खड़ाएगी आपकी जो साइकिल है। सेम चीज
एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लकड़ी नहीं आई पर शायद ग्रीस घट चुकी थी आपकी साइकिल के अंदर से, आवाज आनी शुरू हो जाएगी, तो उसको ही बोलते हैं नॉकिंग। वो जो आवाज आनी शुरू हुई, वैसे आपका इंजन होता है, इंजन जब स्टार्ट होता है तो पहले क्या प्रोसेस होती है, आपके अंदर जो इंजन होता है उसके अंदर पिस्टन लगा होता है जो कि स्पार्क को प्रोड्यूस करता है और फाइनली फ्यूल को बर्न करना शुरू करता है। अब ये फ्यूल कितना स्मूथली बर्न करेगा वो डिसाइड करेगा ये नॉक करेगी या नहीं करेगी। नॉक मतलब ठक ठक कहीं ना कहीं आवाज प्रोड्यूस कर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि शायद कोई अंदर जो पार्ट है वो ढीला पड़ गया है, टकरा रहा है एक दूसरे के साथ, तो उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग मतलब नॉकिंग को रोकना है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है ऑक्टेन नंबर का। ऑक्टेन नंबर बताता है कि जो पेट्रोल है वो नॉकिंग को कितने अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगा। रेजिस्ट मतलब रोक पाएगा। आप नहीं चाहते ना गाड़ी स्मूथ ही चले, यही चाहते हो सारे, ये थोड़ी चाहते कि ठक ठक लगी रहे उसके अंदर। तो नॉकिंग को वैसे दिमाग में याद रखो कि नॉकिंग अगर इंजन के अंदर हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। तो पेट्रोल कितने अच्छे से नॉकिंग को रेजिस्ट कर पा रहा है प्री मेच्योर कंबशन के ऊपर। क्योंकि फ्यूल, जैसे कभी आपने सुना हो कि पेट्रोल गिरा दिया किसी ने, एकदम से आग लगी, कितने फास्ट वो स्प्रेड करती है। तो स्प्रेड अगर करती है तो पहले बोला प्री मेच्योर कंबशन, पहले छोटा सा एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना, वैसे छोटा सा एक स्पार्क शुरू होता है और एकदम से फ्यूल बर्न करना नहीं शुरू करता। तब तो फ्यूल एक ही बारी में जल जाया करना था। तो वो बिल्कुल शॉर्ट एंड प्रिसाइज तरीके से जलना शुरू होता है, बिल्कुल स्मूदन तरीके से। उसी चीज को बोलते हैं कि इसकी जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है वो अच्छी है। नॉकिंग अगर बोला वो बुरी चीज आ रही है, एंटी नॉकिंग बोला तो मतलब रेजिस्टेंस ठीक है उसमें, मतलब वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर पा रहे हैं, नॉकिंग नहीं होगी इंजन के अंदर। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ही बढ़िया इंजन की नॉकिंग कैपेबिलिटी होगी। ये ऑक्टेन नंबर के जाने को तो केमिस्ट्री में भी जा सकते हैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन लगा के, पर वो आपकी सिलेबस में ही नहीं है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, ये नहीं बताएगा ये कि फ्यूल का कितना एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है, कितनी माइलेज आपके व्हीकल को मिलेगी। ये था आवाज से रिलेटेड, यानी कि कहीं ना कहीं नॉकिंग से रिलेटेड। तो ये नहीं बताएगा फ्यूल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ना तो ये बताएगा कि कितनी माइलेज आपका व्हीकल देगा। ये था अबाउट वो जो छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और फ्यूल ने कैसे बर्न करा, कि क्या उसने नॉकिंग कॉज करी या नहीं, वहां भी ऑक्टेन नंबर का मेन रोल रहेगा। तो ये बस नॉकिंग तक का था, उसके आगे गिनना था, माइलेज कितनी दी, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। तो नॉकिंग बुरी क्यों होती है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्ली बर्न नहीं करेगा प्रीमेच्योर कंबशन के टाइम पे तो एकदम से इंजन वाइब्रेट करेगा, गाड़ी में ऐसे वाइब्रेशंस फील होंगी, देन मेटालिक नॉकिंग साउंड यहां से प्रोड्यूस होगी, लोअर इंजन एफिशिएंसी, इंजन की लाइफ घटेगी और पॉसिबिलिटी है कि इंजन डैमेज भी हो सकता है। अब ऑक्टेन नंबर और क्या चीजें हमें इंडिकेट करता है कि अगर ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई है उस फ्यूल के लिए तो वो बर्न स्मूथली करेगा, तो कहीं ना कहीं नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। एंड लोअर ऑक्टेन नंबर मतलब जल्दी से जल जा रहा है, और अगर जल्दी जल रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है वो अच्छी नहीं है आपके इंजन के लिए, नॉकिंग कॉज करेगा। अब इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी के टाइम पे आप देखो 2014 के कंपैरिजन में तो पहले थी 2 बिलियन लीटर से कम की, अब ये पहुंच चुकी है 20 बिलियन लीटर के पास में। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ये ओवरसी करती है कि फीड स्टॉक कौन कौन सा यूज करना है, चेक करती रहती है कि आजकल कौन सा फीड स्टॉक ज्यादा अवेलेबल है। अगर रेजिड्यू अवेलेबल होगा कॉर्न का तो उसको उठा लेंगे, अगर राइस देखा कि इतनी तो डिमांड ही नहीं थी, उतना ज्यादा अवेलेबल है, तो उस टाइम पे राइस के ग्रेन्स को यूज कर लिया जाएगा, रेजिड्यू यूज कर लिए जाएंगे। दाना आएगा तो 1 जनरेशन, अगर रेजिड्यू आ गया, वेस्ट आ गया तो 2nd जनरेशन आ जाएगी, क्योंकि वो तो एडिबल नहीं है फिर। देन आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी रिफॉर्म के ऊपर। इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आ गई। सबवेंशन स्कीम पहले प्राइवेट कंपनीज को कुछ ना कुछ एश्योरिटी गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है, जहां पे वो पैसा एलोकेट कर देते हैं कि आप आओ इथेनॉल प्लांट्स को लगाओ, क्योंकि अभी पाइनियर स्टेज है। तो शुरू में कई बार क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज अपना पैर पीछे खींच लेती हैं, इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है, वो तो प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबवेंशन स्कीम्स चलाती है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म ऑफ टेक एग्रीमेंट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ ही ये साइन करे जाते हैं, ताकि डिमांड को अश्योर करा जा सके, पेमेंट्स टाइम से हो सके एंड मार्केट जो है वो स्टेबल रहे। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म है, जीएसटी भी रिड्यूस कर दिया गया है। वैसे एक डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, जैसे अभी आप इथेनॉल का केस देख रहे हो, यहाँ पे बोला कि जीएसटी है वो पहले 18% हुआ करता था, अब इसको रिड्यूस करके कर दिया टू 5%। अमेंडमेंट्स भी करी गई हैं टू इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1953, ताकि जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट है इथेनॉल की वो इजीली हो सके। कई बार आपके ऊपर सरचार्ज भी लगते हैं तो उनको रिड्यूस यहाँ पे कर दिया गया है। इम्पैक्ट क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के, तो सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेक्स की सेविंग। फॉरेक्स मतलब
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब आप फॉरेन कंट्री से कोई चीज परचेज करोगे तो जिस खाते में से आपको पेमेंट करनी है दैट इज फॉरेक्स। तो बोला 1.4 लाख करोड़ इतनी सेविंग हम कर पा रहे हैं सिंस 2014, क्योंकि हमने क्या किया, फ्यूल को ब्लेंड कर दिया। तो अगर मान लो पहले 100% क्रूड ऑयल का पेट्रोल का फॉर्म यूज कर रहे थे, अब उसमें 20% इथेनॉल है, तो ऑब्वियसली बात है अब 80% पेट्रोल वहां पे यूज कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लाख करोड़ वो बहुत बड़े नंबर को इंपैक्ट कर देता है जब आप ब्लेंड करते हो। तो ये पॉजिटिव नोट पे बताया। क्रूड ऑयल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना, एंड ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर जो इतने बड़े बड़े शॉक्स लगते रहते हैं, कभी सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, कभी डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहती, तो उस चीज में भी इंप्रूवमेंट करनी है। फार्मर वेलफेयर अगर देखें तो इथेनॉल प्रोक्योरमेंट ने लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपीस जो इतना अमाउंट है ये सिर्फ फार्मर्स के लिए प्रोड्यूस करवा दिया। एंड डिस्टिलरीज देखें तो 1.96 लाख करोड़ रुपीस की हैं लगभग, वहां पे भी तो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, तो बोला कि रोजगार भी काफी जनरेट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट इज आज के टाइम पे सरप्लस क्रॉप भी उगा रहे हैं फार्मर, क्यों, ताकि ये बेचे जा सके बाद में फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। इसके बाद अन्नदाता टू ऊर्जादाता, अन्नदाता मतलब ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाने के लिए चीजें बनाई, ऊर्जा मतलब एनर्जी की तरफ अब शिफ्ट कर रहे हैं। एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करा है एग्रो प्रोसेसिंग और डिस्टिलरी के थ्रू। क्लाइमेट बेनिफिट भी है क्योंकि इथेनॉल के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है, एंड कार्बन फुटप्रिंट भी इसे रिड्यूस करेगा। जब ट्रेडिशनल फ्यूल आप यूज करते हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, देन लेड निकलता है, बहुत सारी हैवी मेटल्स भी निकलती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी एयर क्वालिटी को डिग्रेड करती हैं, प्लस ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज ऐड करती हैं। 832 लाख मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस करेगी बाय ब्लेंडिंग इथेनॉल, मतलब ये रिड्यूस भी कर रही है। एंड नेट जीरो एमिशन बाय 2070 हमने टारगेट ले रखा है। पंचामृत कमिटमेंट्स हमने दे रखी हैं, कमिटमेंट इन द सेंस कि हमने बोला था कि नेट जीरो एमिशन हमने बाय 2070 बनना है, पर पहले तो फेजेस में ही चलना पड़ेगा। 2030 के पहले टारगेट्स अटेन करेंगे, फिर 47 के करेंगे, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे गाड़ी चलेगी। फिर फ्यूचर ट्रांजिशन हमने बोला है 30% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, देन 100% पे। वेस्ट टू वेल्थ, वो रेजिड्यू वेस्ट ही था, उसको वेस्ट को फर्दर क्या करना था, जलाना ही था फार्मर ने, पर उसको क्या किया, बेच दिया तो उससे क्या प्रोड्यूस कर पाए, सेकंड जनरेशन का इथेनॉल। तो बोला ये सर्कुलर इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। कंसर्न क्या आते हैं E20 पेट्रोल को लेके, तो एक तो बोला माइलेज रिड्यूस कर रही है, जो आप सारे पढ़ चुके हो। व्हीकल कंपैटिबिलिटी, हमारे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल नहीं है, जो व्हीकल्स के इंजन बने हैं उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनीज भी क्लेम लेने से मना कर दे रही है कि हमने इसको इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट बना होता है ना एक सरकार के साथ, जैसे आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट सुनी होगी, सरकार गिरी तो यही रीजन होगा इस बार इथेनॉल ब्लेंडिंग का, ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आनी शुरू होती है। क्यों, क्योंकि कुछ कंसर्न वहां से इमर्ज होते हैं। अभी हमारे पास फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल नहीं है, और आप बोल रहे हो कि वो जो इंजन बना था फॉर द पेट्रोल, पूछते हैं ना वहां पे पेट्रोल डलवाना है कि डीजल डलवाना है, तो वो क्यों पूछते हैं, ऑब्वियसली बात है पेट्रोल वाला जो इंजन है उस गाड़ी का वो पेट्रोल के लिए ही कंपैटिबल है, डीजल डालेंगे तो गड़बड़ करेगा वो आने वाले टाइम के अंदर। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, सर्कुलर इकोनॉमी बोला ना तो सारी आ जाएंगी इसमें। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की जब डेवलपमेंट होगी तो उसमें भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, R&D के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी फॉरेन कंट्रीज के साथ, क्योंकि ब्राजील का मॉडल सक्सेसफुल है और इंडिया और ब्राजील के रिलेशन अच्छे हैं। तो वहां पे आप देखोगे कि बड़े सारे जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट कार ब्रांड्स के, वो जाएंगे कि आपने कैसे कैसे इसके ऊपर वर्क करा था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन होंगे। तो डेफिनेटली यस। अच्छा, इनकम बढ़ेगी, तो इनकम तो तब बढ़ेगी ना अगर मैकेनिक को भी पता होगा कि अब इसको कैसे ठीक करना है, तो वहां पे मैकेनिक को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो वहां पे भी अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। देन इसके बाद मटेरियल डैमेज, ये आप टर्म पहले भी पढ़ चुके हो, हाइग्रोस्कोपिक। इथेनॉल कहीं ना कहीं हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है तो इनडायरेक्टली वाटर जा रहा है, सर्दियों में इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो स्टेबलाइजर वगैरह डाले जाते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के दौरान ताकि ये प्रॉब्लम आए ना, पर जब बल्क में चीजें बननी शुरू होती हैं तो इग्नोर भी कर दी जाती है। तो इथेनॉल नेचुरली क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो सर्दियों के टाइम पे वाटर तो जम जाता है, तो शायद इंजन को स्टार्ट करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे हैं। बाकी बेनिफिट्स बोले गए थे कि प्राइस में बेनिफिट्स आएंगे, पर हमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं देखा गया, लगभग सेम ही प्राइसेस हैं। इसके बाद कंज्यूमर चॉइस, वो भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं छोड़ी गई, आपको साइलेंट कंपल्शन प्रोवाइड कर दी गई कि आपके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं रखा, और बोला कि बस आपको इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल ही यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो बोला कि नंबर 1 चैलेंज तो यही है कि ठीक है हमने 5% से 10%
10% से 12.5% लाया, देन 20% पे आ गए, देन 25 की तरफ अब जा रहे हैं, 30 की तरफ आएंगे। पर उससे जो दिक्कतें इमर्ज हो रही हैं, नंबर 1 इंजन की, तो इंजन कैलिब्रेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड जो ओल्डर व्हीकल है उनके लिए बोला है कुछ सब्सिडरी चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तो व्हीकल परचेज कर लिया है। एंड इंडिया के अंदर जब भी व्हीकल परचेज करा जाता है तो ये अज्यूम कर लेते हैं हम कि आने वाले जो मिडिल क्लास का रहता है कि आने वाले 10 साल जो है अभी एक ही गाड़ी चलेगी आराम से, खींच खींचा के 15 साल भी चल पड़ेगी। पर यहाँ पे इंडिकेट क्या हुआ कि जिन्होंने रिसेंटली व्हीकल लिए थे उनके लिए कोई सब्सिडरी ऑप्शन भी अवेलेबल होनी चाहिए। देन मटेरियल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, क्या ये फ्यूल के साथ कंपैटिबल है। कोरोजन टेस्टिंग, वैसे ये OH ग्रुप वाले जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स आती हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको बोलते हैं, ये कोरोसिव होते ही है नेचर में। देन सर्टिफिकेशन एंड होमोलोगेशन, सर्टिफिकेशन मतलब कि क्या आपका जो इंजन है वो सर्टिफाइड है इस पर्टिकुलर फ्यूल के लिए, तो इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, तभी ये ट्रांजिशन सक्सेसफुल हो पाएगा। ये तो अच्छी बात है कि 2030 में हमने ये अचीव करना था टारगेट, वो पहले अचीव कर लिया है। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम कंज्यूमर फेस कर रहा है, जो शुरू में नितिन गडकरी जी ने भी बोला कि नहीं, कि इतना ज्यादा हवा फैला दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, पर मैक्सिमम लोगों को अगर आ रही है तो मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी कंसर्न भी बोले। अब ऑब्वियस ही बात है, इथेनॉल ऐसे थोड़ी बन जा रहा है, उसके पीछे जब स्टोरी आप सुनेंगे तो पॉल्यूशन भी होगा, वाटर की कंजप्शन भी बहुत ज्यादा लग रही है। पर ये वैसी बात आ गई जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर अगर आपको स्विच करना है तो लिथियम की माइनिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो माइनिंग जब आप कर रहे हो पॉल्यूशन होगा, पर जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आप यूज कर रहे हो ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होंगे। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि बिना पॉल्यूशन क्रिएट करे आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे ये चीज इंडिकेट हुई। तो वाटर यूज, क्रॉप चॉइसेस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इनके ऊपर भी कंसर्न आ रहे हैं। एंड 3 to 5 लीटर ऑफ प्रोसेस वाटर लग जाता है पर लीटर ऑफ इथेनॉल के ऊपर, समझ गए, पर लीटर ऑफ इथेनॉल के ऊपर लगभग 3 से 5 लीटर का वाटर लग जाता है, मतलब वाटर कंजप्शन ठीक ठाक है जब इथेनॉल को भी प्रोड्यूस करा जा रहा है। नाउ इथेनॉल पॉलिसीज जो डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू डेवलप करी गई हैं, यहाँ पे यूएस आ गया, E10 वाइडली यूज हो रहा है, E15 की तरफ ये एक्सपैंड कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल फ्लीट ये बहुत बड़ा है, मतलब इन्होंने पहले व्हीकल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करा है, देन इन्होंने एक्सपांशन करी है फ्यूल के केस में, मतलब हम तो आगे निकल गए फ्यूल के केस में। E20 ये भी E15 के ऊपर एक्सपांशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्राजील, तो यहाँ पे भी इथेनॉल ब्लेंडिंग, 80% जो इनके नए व्हीकल हैं वो सारे फ्लेक्स फ्यूल है। तो इन्होंने भी फेसिस में करा ना कि पहले व्हीकल पे फोकस कर लेते हैं, कुछ ब्रांड्स ने पहले फोकस किया, देन उसके बाद मार्केट के अंदर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एंटर कर जाते हैं। जापान का मॉडल देखोगे तो E10 तक आगे है, और इनका भी अभी कैसे चल रहा है, तो फेजेस में चल रहा है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। कनाडा, थाईलैंड एंड यूरोपियन कंट्रीज देखोगे तो इथेनॉल ब्लेंडिंग अडॉप्ट हुई है एज अ पार्ट ऑफ क्लीन फ्यूल पॉलिसीज। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही E20 वगैरह को यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, सारी कंट्रीज कर रही हैं, तरीके सबके अलग अलग हैं। अभी कायदे से तो फिर यूएस बहुत आगे होना चाहिए था, पर इनकी मार्केट में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पहले आए हैं, उसके बाद ये जाके क्या कर रहे हैं, फ्यूल की एक्सपेंशन कर रहे हैं। देन E10, E20, E85 ये सारा आपने पढ़ लिया। साइंटिफिक टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, मेजर जो लिए जा सकते हैं, जो प्रॉब्लम आपने पीछे देखी, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को प्रमोट करने की बात करी गई है। एंड जो एग्जिस्टिंग व्हीकल हैं उनको पहले कहीं ना कहीं सब्सिडरी ऑप्शन प्रोवाइड करने की जरूरत है, मतलब सब्सिडाइज्ड इंजन कंपैटिबिलिटी उनको प्रोवाइड करने की जरूरत है, जो प्रॉब्लम हर कंज्यूमर ने फेस करी कि डिनाई कर दिया गया हमें जब कोई प्रॉब्लम इसमें आई। एंड सस्टेनेबल इथेनॉल प्रोडक्शन अगर देखें तो मेज का इंक्रीमेंट होगा, सरप्लस ग्रेन बनाए जाएंगे, डैमेज फूड ग्रेन को भी इथेनॉल में कन्वर्ट करा जा सकता है, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू को भी सेकंड जनरेशन के इथेनॉल में कन्वर्ट करा जा सकता है, तो ये सारे आ जाएंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोक्योरमेंट भी इंक्रीज होगी, डिस्टिलरी, कोऑपरेटिव, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। प्रोक्योरमेंट के लिए भी तो कोई इंटरमीडिएटरी चाहिए होगा, तो इनका भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथिंग देखने को मिलेगा। प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और इसमें एक इवन आप राइट टू नो वाला जो सेगमेंट है उसको भी ऐड कर सकते हो, साइलेंट कंपल्शन के साथ। राइट टू नो मतलब कि मैं जो फ्यूल यूज कर रहा हूं अपने व्हीकल के अंदर, उसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, तो वो भी राइट टू नो के अंडर आता है। कि E20 आपने बोला कि एक्चुअल में E20 है, या ज्यादा क्वांटिटी भी आप तो नहीं दे रहे हमें क्रूड ऑयल के साथ मिक्स करके, तो राइट टू नो वाला सेगमेंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड कंक्लूजन वही लिखोगे कि जो कंज्यूमर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस करके ही हम ट्रांजिशन कर सकते हैं टुवर्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो इसी वजह से फिर वो सेल्फ रिलायंट एंड जो आत्मनिर्भरता वाला एग्जाम्पल है वो आप एड ऑन कर सकते हो। तो मतलब इसकी एडवांटेज भी पूरी है, डिसएडवांटेजेस भी पूरी हैं। एनवायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, पर जब बन रहा है तो एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो ये होता है, ये
पैराडॉक्स ही चलता है, पहले शुरू में शायद आपको गलत लग सकता है, बाद में अगर लॉजिकली आप देखते हो ठीक भी लगने लगता है, या शुरू में शायद सारा ही सही लगे, बाद में अगर ठीक से देखोगे तो लॉजिकली गलत भी लग सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही पॉजिटिव में ही लिखोगे, एंड इसके ऊपर कभी सवाल भी नहीं आएगा कि सिर्फ एडवांटेज ही बताओ। जैसे आपके टेस्ट में भी सवाल आया था कि कैसे ये एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगा, प्लस इससे कंसर्न भी रेज हुए हैं, तो कंसर्न भी बताओ। तो प्लस एंड नेगेटिव दोनों ही करने पड़ेंगे आपको विद रिस्पेक्ट टू इथेनॉल ब्लेंडिंग।